अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान जिस तरह से दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी फोकस्ड हैं और हुकूमत की जो पॉलिसी है उसकी बिना पर जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, टारगेटेड ऑपरेशंस के नतीजे में इस वक्त हमें बड़ी तादाद में दहशतगर्द हलाक होते हुए नज़र आ रहे हैं। दो ऑपरेशंस के हवाले से हम यहाँ पर बात करेंगे। जो सिक्योरिटी फोर्सेस है पाक अफगान सरहद पर बाजौड़ के इलाके में जो ऑपरेशन किया है, ISPR के मुताबिक 18 और 19 अगस्त की दरमियानी शब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर ख्वारिज के एक ग्रुप की नकलो हरकत जो है वो नोट की गई, जो दरअंदाजी कर रहे थे और फिर इस ग्रुप को जा पकड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जिसके नतीजे में फितनतुल ख़वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 5 ख़वारिज हलाक हो गए और 3 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए हैं। दूसरा जो ऑपरेशन है जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान के ज़िला मस्तोंग में फोर्सेस के इंटेलिजेंस ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं और ये बताया जा रहा है कि इनका ताल्लुक BLA से था। और आपको याद होगा कि कुछ रोज़ पहले जो वाक़या हुआ था और जो DC की शहादत हुई थी डिप्टी कमिश्नर की, ये अब बताया गया है ISPR की जानिब से कि ये जो 3 अफराद BLA के हलाक हुए हैं इनका ताल्लुक उस ऑपरेशन उनको जब शहीद किया गया ये उन लोगों में शामिल थे। बहरहाल पाकिस्तान बार बार कोशिश कर रहा है कि दहशतगर्दी की इस जंग से अपनी जान छुड़वाएं और अफ़गानिस्तान से, अफ़गान अबूरी हुकूमत से हम बारहा ये कह रहे हैं, अपने जो हमारे कंसर्न्स हैं वो हम शो कर रहे हैं, उनको सबूत दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वहाँ से दरअंदाजी होती है, लेकिन कोई हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वहाँ से नज़र नहीं आ रहा है। बल्कि अब कुछ नई चीज़ें जो हमेशा से एक उनका वो बात तो करते थे, लेकिन अब बड़े वकुल के ये कहा जा रहा है। ज़बीला मुजाहिद ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये TTP के साथ पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सालिसी करवा सकते हैं और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि इस वक्त हुकूमत की जो पॉलिसी है, जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उसके नतीजे में यकीनन हमें कामयाबी तो हो रही है, लेकिन क्या पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन अब लगता है बज़ाहिर जो हालात देख के नहीं बची कि हम खुद वहाँ पर कार्रवाइयाँ करें। क्या अब इसी ऑप्शन की तरफ जाया जाएगा या आगे किस ऑप्शन को पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा ताकि हालात बेहतर हो सकें, इस पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, हुमायूं खान साहब और आगा इकरार हारून साहब पैनल का हिस्सा है। आप चारों हज़रात का बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी और ये जो इस वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, मस्तोंग की बात कर लें, बाजौड़ की बात कर लें, उसके अलावा रोज़ाना की बुनियादों पर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं ताकि दहशतगर्दी का कला कमा किया जा सके। अब जो ये ऑपरेशंस हुए हैं इनके हवाले से मैं चाहूँगी, जी बिल्कुल, बाजौड़ और मस्तोंग का, और मस्तोंग वाले का तो वो बताया जा रहा है कि जो DC को शहीद किया गया था तो ये लोग उसमें शामिल थे। जी बिल्कुल। देखिए नाहिद, बात यह है कि पाकिस्तान के 2 सूबे ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ये टारगेट हैं फितनतुल ख़वारिज की सरगर्मियों का और दहशतगर्दी का। और इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाक अफ़गान बॉर्डर जो है वो एक अरसे से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की सरगर्मियों का मरकज़ रहा है और वहाँ से दरअंदाजी की कोशिशें होती रही हैं। पाकिस्तान ने दरअंदाजी की इन तमाम कोशिशों को ख़त्म करने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर बॉर्डर मैनेजमेंट का एक निज़ाम कायम किया है। और आप ये देखें कि 2670 किलोमीटर तवील बॉर्डर है ये, जिस पर पाकिस्तान ने तकरीबन 1200 पोस्टें जो हैं अपनी मुस्तकिल बुनियादों पर कायम की हैं। पूरे बॉर्डर को बार्ब वायर से कंट्रोल किया गया है ताकि यहाँ से नापसंदीदा नासिर, स्मगलर्स और दीगर जो दहशतगर्दों की आमदोरफ्त जो है उसको कंट्रोल किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा फिर ये था कि न सिर्फ स्मगलिंग को रोका गया है बल्कि एक रवायती परमिट सिस्टम चल रहा था उसको ख़त्म करके हमने ये कोशिश की है कि पासपोर्ट के ज़रिए, दस्तावेज़ात के ज़रिए बाकायदा जो मुसल्लिमा बैनुल अक़वामी दस्तावेज़ात हैं तस्लीम की जाती हैं उनके ज़रिए आमदोरफ्त शहरियों की होनी चाहिए। लेकिन इसमें यह है कि हम जो अफ़गान मरीज़ हैं उनके लिए कुछ राहत वगैरह दी है, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बॉर्डर मैनेजमेंट इतनी बेहतर हो जाए कि अफ़गानिस्तान की सरहद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बाइस न बने। लेकिन हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की जानिब से मुस्तकिल तौर पर ना सिर्फ यह है कि जो हमारी बार्ब वायर है उसको उखाड़ा जाता है, बल्कि मुस्तकिल नापसंदीदा नासिर ख़ास तौर पर फितनतुल ख़वारिज जिनके अड्डे जो हैं अफ़गानिस्तान के अंदर बने हुए हैं उनकी तरफ से न सिर्फ दरअंदाजी हो रही है बल्कि पाकिस्तानी पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं टारगेटेड है उनका। और अब ये कहा जा रहा है कि ये तो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हालांकि ये पाकिस्तान का अंदरूनी, सबको मालूम है कि
जो फितनतुल खवारिज से वाबस्ता अनासिर हैं उनका कोई मज़हब नहीं, कोई मुल्क नहीं, और इनके अड्डे जो हैं पाकिस्तान तो कई बार, अभी रिसेंटली जब मार्च में चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया दासू में, तो पाकिस्तान ने उन 10 अफगान दहशतगर्दों के सबूत फराहम किए कि इनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए ताकि पाकिस्तान ट्रायल कर सके। लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से ये पाकिस्तान के साथ कोई ताउन नहीं। और अब जो ये वाक़या हुआ है, देखिए ये वाक़या एक ऐसे वक्त में हुआ है जब नेटो फोर्सेस के इनखला को 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं और अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत जो है वो अमन कायम करने में कामयाब नहीं हो सकी। अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत ख़ुद इख्तलाफात का शिकार है। यही वजह है कि पाकिस्तान के बार बार मुतालबे के बावजूद ये इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही और वहाँ जो दहशतगर्दी के अड्डे हैं, जो वहाँ पर मुस्तकिल ठिकाने हैं, उनको ख़त्म नहीं। अब पाकिस्तान ने ये भी बावर कराया है कि अगर ये अड्डे ख़त्म ना हुए तो हम अपने दिफा में ये हक़ रखते हैं कि हम ये अड्डे खुद जाकर वहाँ पर हमारे फोर्सेस जो हैं ख़त्म कर सकती हैं। अभी इसको जो है ये इस पर इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन यह है कि ये हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है और पाकिस्तान अपने दिफा के लिए जो भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी वो इकदाम करेंगी और यकीनन ये इकदाम जो है पाकिस्तानी अवाम को महफूज बनाने और ख़ित्ते की सिक्योरिटी के लिए लाजिम व मलजूम होंगे। ठीक है साफ़ी साहब, ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, बड़ी कामयाबी के साथ ये ऑपरेशंस जारी हैं, यकीनन एक बहुत अच्छी कोशिश है दहशतगर्दी को ख़त्म करने की, लेकिन ये नाकाफ़ी है। मतलब जब तक अफ़गानिस्तान की तरफ से, उनकी अबूरी हुकूमत की तरफ से हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता, जो हम अपनी सबूत भी उनको देते हैं, जो अपने कंसर्न्स भी शो करते हैं, तब तक ये सारा मामला मुकम्मल हो नहीं सकता। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही है। अहम नुक्ते की जानिब आपने इशारा किया है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी तौर पर तो कामयाब ऑपरेशंस कर रहा है और जो स्पेशली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में सिक्योरिटी फोर्सेस को अहम कामयाबियाँ मिली है, लेकिन जब हमारे मुकामी तौर पर जितनी भी फितनतुल खवारिज है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे वो सरहदी पट्टी में रोपोश हो, जब उनके ख़िलाफ़ प्रेशर बढ़ता है तो वो बैरून मुल्क चले जाते हैं और उनके करीबी पड़ाव, जो सबसे बड़ा पड़ाव है, सबसे बड़ी पनाहगाह जो है वो अफ़गानिस्तान है। बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान में गुज़श्ता 3 सालों से उनकी बड़ी फैसिलिटेशन हो रही है, उनको वेलकम किया जाता है, उन पर कोई कदगन नहीं है, उनके आने जाने में सहूलत फराहम की जाती है, उनको खाने पीने, रिहाइश, असलहा, फ़ंड्स उसकी फरावानी है। तो जो अंदरूनी तौर पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियाँ देख के दहशतगर्दों को जो पसपाई इख्तियार करने पे मजबूर करते हैं, उसके दरे पे सारा पानी अफ़गान तालिबान की जानिब से फिर जाता है कि उनको वो वेलकम करते हैं, उनको रोकते नहीं है, ना आने से रोकते हैं, ना दरअंदाजी दोबारा करने से उनको बाज रखते हैं। यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा गिला है और हमारे गिला इसलिए उसमें शिद्दत है कि ये कोई गैर नहीं है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत और अफ़गानिस्तान के अवाम को पाकिस्तान ने हमेशा अपना हिस्सा तस्वुर किया, अपना वजूद एक उम्मत के तौर पर, एक कौमियत के तौर पर, एक अच्छे पड़ोसी के तौर पर हमने उनको देखा है, लेकिन उनकी जानिब से हमारे साथ रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। इसी वजह से आपको याद हो कि कुछ मुद्दत पहले जब मौजूदा फ़ौजी क़यादत इन्होंने इख्तियार इनके हाथ में आया तो आर्मी चीफ़ ने पेशावर के दौरे पे कहा था कि अब अगर हमने बात करनी है तो हमने सिर्फ तालिबान पूरी हुकूमत से बात करनी है, जत्तों से हमने बात नहीं करनी, फितनों से बात नहीं करनी, खवारिज से बात नहीं करनी। ये उस वक्त की बात है और ये बात सफारती सतह पे तालिबान तक पहुंचाई भी गई, लेकिन दूसरी जानिब से वही रिवायती अंदाज में बात होती है कि ये हमारा मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, ये पाकिस्तान अगर फितनतुल खवारिज से निमटना चाहते हैं तो अपने अंदरूनी तौर पर निमटे। भाई हम तो निमट रहे हैं, हमारे यहाँ तो वो पनाह नहीं ले सकते, वो तो गुरीला अंदाज में आके कार्रवाई करते हैं और सीधा आपके तरफ आ जाते हैं। या कभी कभार दूसरी बॉर्डर बलूचिस्तान में हमें ये शिकायत भी है कि कोई और बॉर्डर्स भी क्रॉसिंग के लिए इस्तेमाल होती है सम टाइम, लेकिन ज़्यादा शिकायत तो इस साइड पे है। ये जो सबसे बड़ा मसला है, हमें ये बात तालिबान को बतानी भी है, हम बता भी चुके हैं और दुनिया को अब ये रियलाइज़ करना है कि तालिबान अबूरी हुकूमत और पाकिस्तान के जितने भी फितनतुल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं,
ये यकजान दो कालब जो है उसके मिसदाक है। ये एक ही तंजीम है, इनका एजेंडा एक है, इनका अंदाज एक है, इनका अमीर एक है, इनकी कार्रवाइयों का जो एक तसलसल है उसमें बड़ी मुमासलत है। लिहाजा तालिबान की हुकूमत माने या ना माने, ये बात मुसलमा है और ये पाकिस्तान दुनिया को बता चुका है कि फितनतुल खवारिज जो पाकिस्तान में TTP के नाम से सरगर्म रहा है, इसके अलावा जो अलकायदा है, दाइश है, ISKP है, ETIM है, इस किस्म की बाकी जो तंजीमें हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अवाम के दुश्मन नहीं हैं। सही, ये आलमी मसला है। हाँ। इसको अगर नहीं रोका गया, इसको अगर कैटर नहीं किया गया, तो जो आज पाकिस्तान में आग लगी है ये पाकिस्तान की सरहदों तक महफूज नहीं रहेगी। इसके लपेट में दुनिया भी वो ज़ेर असर आएगी। लिहाजा तालिबान अबूरी हुकूमत को अब चाहिए कि माजी में जो कुछ गलतियाँ उन्होंने की है उसको दोबारा ना दोहराए। पाकिस्तान की जो सफारती सतह पे उनसे हम एक भाईचारे के अंदाज में, एक दोस्ताना अंदाज में जो उनसे मुतालबा करते हैं उस मुतालबे पे गौर करे, वरना जिस तरह हाफिज साहब ने कहा कि फिर पाकिस्तान के साथ अपने दिफा का हक महफूज है और इसमें फिर सरहदों की कैद नहीं होगी। सही, दुरुस्त। हमायूं साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस सारे मामले को, जब बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा जा रहा है कि ये है TTP का तो आपका अपना मामला है, पाकिस्तान खुद इससे निपटे, हम ज़्यादा से ज़्यादा सालिसी करवा सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, हालांकि सब जानते हैं कि असल मामला क्या है। अब इस तरह से इस मामले से पीछे हटने की कोशिश की जा रही है। देखें, जो मिलिटेंसी की या दहशतगर्दी की जो भी लहर उठती है, तो अनलेस एंड अनटिल उसको कहीं से ऑक्सीजन मिल रही हो वो सस्टेन नहीं कर सकती। और इसका भी पाकिस्तान का जो आर्गूमेंट है वो एग्जैक्टली यही है कि हमने अगर उनकी ज़िंदगी यहाँ पे जो है वो तंग की हुई है तो उनको सपोर्ट वहाँ से मिल रही है। और इसके एविडेंस जो हैं वो UN की रिपोर्ट्स की सूरत में, जो UN के वो हम डोजियर्स जमा करवा चुके हैं। उसके अलावा बायलैटरली हमारे जो उनके साथ अफ़गानिस्तान हुकूमत के साथ, फिर इंटरनेशनल जो जितने बड़े वेस्टर्न कैपिटल्स हैं, आप उसमें बर्लिन ले लें, टोक्यो ले लें, बीजिंग ले लें, लंदन ले लें, न्यूयॉर्क ले लें, आप उनकी अगर जो स्पोक्स पर्सन है उनकी ब्रीफिंग सुने तो पाकिस्तान जो है ये ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, देखें ये लफ्ज़ भी अगर आप इसको देखें तो दुनिया की जो दहशतगर्दी की जंग है उसमें सर फहरिस्त है, जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं उसमें और जो नुकसानात उठाए हैं हमने उसमें। अरबों डॉलर के, लाखों जानों की जो है वो जो कुर्बानियाँ दी गई हैं ताकि ये खिता अमन का गहवारा बने। और ये खिता उस सूरत में बन सकता है जब जो इस वक्त का हमारा जो पॉलिटिकल विजन है कि हमने कनेक्टिविटी करनी है, हमने खितों को आपस में मिलाना है, हमने गैस पाइपलाइंस बिछानी है, हमने सड़कों के जाल बिछाने। तो जब हम उस चीज़ की तरफ जाते हैं, एक तो उस साइड से जिसका अभी रशीद साहब ने भी और हाफिज साहब ने जिक्र किया, अनविलिंगनेस है, और फिर दूसरी बहुत सारे दुश्मन अनासर हैं जो इस चीज़ को हवा देते हैं। वो कभी दाइश की सूरत में, कभी TIP, ETIM की सूरत में, IUM की सूरत में, और बहुत सारे इंटरनेशनल जो इदारे हैं, और फिर जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको वहाँ से सपोर्ट मिलती है। अब जो गुजारिश की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि आप अगर वहाँ पे अपनी रिट कायम नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास राइट है जो है। अच्छा, इस वक्त वो चूंकि एक तस्लीम शुदा हुकूमत नहीं है, तो ये भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये बता दूं कि आप ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम से ले लें जो 2001 में शुरू हुआ था, हमने बेतहाशा ऑपरेशन यहाँ किए, राय हक, राय निजात, रद्दुल फसाद, अज़्म इस्तेहकाम की अब हम बात करें, उसके अलावा हज़ारों की तादाद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो व्यू है वो एक्सेप्टेबल है, लीगली भी, पॉलिटिकली भी, मॉरली भी, कि एक वो मुल्क जो आपकी वकालत कर रहा है 40 मिलियन लोगों की दुनिया में पिछले 3 सालों से, और उसके अलावा 40 सालों से जो रेफ्यूजीज और उनके साथ है, और हमें उस पर फ़ख्र है। तो आप उनकी बजाय इसके कि उनके जो हालात ख़राब हो रहे हैं, अगर वो हालात पाकिस्तान के ठीक होते हैं तो अफगानिस्तान उसका एक बेनिफिशरी होगा। CPEC का फेज़ 2 अगर एक्सटेंशन की सूरत में वहाँ पे जाता है, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया की कनेक्टिविटी होती है, टैपी गैस लाइन यहाँ पे आती है, और बड़े जो बिजली के मंसूबे हैं, तजारत अगर होती है, तो अफगानिस्तान की आवाम को जो है एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, रिलीफ होगा, जो पिछले कितनी दहाइयों से जंग लड़ रहे हैं। वहाँ की जो मौजूदा सेटअप है वो अनविलिंग है, पता नहीं किस दुनिया में वो रह रहे हैं, और दुनिया अब उनकी तरफ नहीं देख रही। बाय द वे, ये भी अब उनको 3 साल में अंदाज़ा हो जाना चाहिए
कि वो आईएसएफ भी आगे गुजर गया, वेस्ट ने भी जो है ना वो इनकार कर दिया। अगर आप अपनी जो है औरतों को, बच्चों को, जर्नलिस्ट को, ह्यूमन राइट्स के जो है उनको नहीं देख सकते, तो फिर आप किससे जो एक्सेप्ट आपने वादे किए थे जब आप उनको पूरा नहीं एग्रीमेंट करके आए थे, एग्रीमेंट बिल्कुल, तो अब उनको अगर पूरा नहीं करेंगे तो फिर उसका आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि एक ऐसा सेटअप जो एग्रीमेंट करके इख्तियार में आया है, दूसरी चीजों को हम छोड़ते हैं फिलहाल, अगर वो अपने वादे पे पूरा नहीं उतरा तो फिर वो क्या करेंगे आगे। ठीक है। अच्छा इकरार साहब, इसकी वजह क्या है, मतलब किन वजूहात की बिना पर ये सारे जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं? अभी जिन चीज़ों की तरफ हुमायूं साहब ने इशारा किया कि अगर पाकिस्तान में इससे काम आता है तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा आपको भी है, CPEC अगर अफ़गानिस्तान में जाता है तो अफ़गानिस्तान उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। इसकी रियलाइजेशन क्यों नहीं है? एक तो ये कि रियलाइजेशन ना होने की वजह क्या ये हो सकती है कि वहाँ पर बहुत डिवीजन मौजूद है उनके अपने अंदर, इस वजह से इन चीज़ों से पीछे छुड़ाने की कोशिश की जा रही है? बहुत शुक्रिया। पहली बात है कि हमारे दोस्तों ने बहुत अच्छे तरीके से जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उन्हें एक्सप्लेन किया। जहाँ तक आपने पूछा कि मेरी क्या राय है सारे सिचुएशन के बारे में, तो मेरी तो राय जी इस बारे में बड़ी कैटेगोरिकल और कन्फर्म्ड है, जो कि मैं बोलता भी हूँ, लिखता भी हूँ, कि अफगानिस्तान टेररिज्म को एज ए लेवरेज इस्तेमाल करता है और आज से नहीं कर रहा है। आप इसकी हिस्ट्री निकाल के देख लें, चले आप 600 साल की हिस्ट्री निकाल के देख लें, आप 500 साल की हिस्ट्री निकाल के देख लें, टेररिज्म या मिशनरीज जो हैं वो एज ए लेवरेज इस्तेमाल होती हैं। लेकिन अब दुनिया तो बहुत आगे बढ़ गई है, दुनिया जहाँ भी चली गई आज आप ये समझते हैं कि वो 600 साल पीछे ही खड़े हुए हैं? खड़े नहीं, उन्हीं चीजों उस पे चल रहे हैं। बात सुने, खड़े पीछे आगे की बात नहीं है। दुनिया में जितनी मर्जी तरक्की हो गई है ना, टेररिज्म आज भी एक बहुत बड़ी खौफनाक रियलिटी है। वो कहीं भी हो सकता है, वो दुनिया के किसी टॉप यानी कि जो दुनिया का है सिक्योरिटी सिटी उसमें भी होता है, उस पे भी। हाँ, तो इनका बेसिकली टेररिज्म इज ए लेवरेज फॉर अफगानिस्तान, अपना अफगान गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो उनको कोई फायदा तलक नहीं है कि जी इकोनॉमी का क्या स्टेटस है कि क्या नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी टेररिज्म के साथ लिंक्ड भी है। ठीक है जी, आप ये देखें कि अपना जितने भी इलीगल ट्रांसैक्शंस दुनिया में होती हैं, कहीं ना कहीं अगर आप उसको फॉलो करें कोई ना कोई लिंक आके आपको अफगानिस्तान या काबुल पे लिंक होता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात है, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात पे कि जब पाकिस्तान ने स्टेटेड पोजीशन एक दे दी है कि हम फितना तो खवारा से बात नहीं करेंगे, हम खारजियों से बात नहीं करेंगे, कैटेगोरिकल पोजीशन पाकिस्तान दे दी है। इसे कहते हैं अंग्रेजी में बेस्ट वर्ड है मॉकरी ऑफ द वर्ड, कि हमें ये कहा जा रहा है कि आए हम आपके उनसे बातचीत करा देते हैं। इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग स्टेटमेंट पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप के ऊपर नहीं आ सकती थी। पहले ये, इसमें एक और भी आप जेल में बात रखिए, ये कहा जा रहा है कि जी आए हमें हमसे शेयर करें कि आपके पास अगर कोई बैठा हुआ है, कोई टेररिस्ट बैठा हो तो बताएं। तो भाई हमने तो आपको कितनी दफा डोसियर दिए हैं, हमने तो आपको गाड़ियों के नंबर तक दिए हैं कि किस गाड़ी से कौन सी गाड़ी किसको लेकर किसकी फैमिली को कहाँ लेके जाती है। फिर मजाक वाली बात है, देखिए दे आर मेकिंग मॉकरी ऑफ अस नाउ। तो मैं इसके बारे में क्या सकता हूँ, ये गवर्नमेंट स्टेट डेफिनेटली, अगर मैं ये बातें दुख से सोच सकता हूँ, स्टेट भी सोच रही है। जब एक तरफ आपने ये वादा किया था कि हमारी सरजमीन जो है किसी भी दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, जब आपने ये बात की थी, और उसके बाद पाकिस्तान बारहा आपको सबूत दे चुका कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, और जो पाकिस्तान का इस सारे सालों में हमने देखा कि जो किरदार रहा, जिस तरह से बड़े पॉजिटिवली आप चीज़ों को लेके चलते रहे, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो ये बड़ी शर्मिंदगी की वैसे बात है। नाहिद, दोहा कॉन्फ्रेंस में के 3 दौर हो चुके हैं, और तीनों अदवार में ये जो दौर हुए हैं, इसमें अफ़गान की जो तालिबान हुकूमत है उसने आलमी बिरादरी से ये वादा किया था कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ और ख़ुसूसन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अब जब इस्तेमाल होती है और हम उसको सबूत भी देते हैं, वो इनकारी हैं, मानने से इनकार कर देते हैं। तो अब मुझे बताएं कि दोनों ममालिक, जबकि एक सदियों के साथ ताल्लुकात भी हैं, एक बिरादराना रिश्ते भी हैं, दोनों ममालिक एक ज़बान बोलते हैं, वहाँ रहन सहन एक जैसा है हमारा, लेकिन हमारे ताल्लुकात की नौयत ये है कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान के मामलात में पाकिस्तान के मफादात जो हैं उनको पूरा करने के लिए तैयार ही नहीं होती। तो इन हालात में हमें बताएं कि आलमी बिरादरी जो इस वक्त बैठी हुई है, आलमी बिरादरी ख़ुद भी इस बात का नोटिस ले
और आलमी बिरादरी को आगे बढ़ना चाहिए। अमेरिका ने यकीनन इस हवाले से अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत से भी कहा है कि वो अपने वादे पूरे करे और अफ़गानिस्तान की सरजमीन को गैर मुल्की दहशतगर्दों से पाक करे। लेकिन अब ज़रूरत यह है कि इसमें यूरोपीय यूनियन एक्टिव रोल अदा करे और दीगर ममालिक जो हैं वो OIC स्पेशली वो आए आगे और अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत को इस बात पर मजबूर किया जाए कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो सरगर्मियाँ हो रही हैं उनको रोका जाए। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, एक तो ये कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, हम जो पहले जिक्र किया कि क्या पाकिस्तान ख़ुद भी ऑपरेशन कर सकता है या वो लोग जो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, फितनतुल ख़वारिज की हम बात कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान अपने दिफा के लिए ख़ुद उनको वहाँ जाके अटैक कर सकता है? और दूसरी जो बात की है हाफिज़ साहब ने कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब आगे बढ़ना चाहिए, तो आपको ये लगता है कि वो उसमें इस तरह से इंगेज हो पाएंगे? इस मामले की सेंसिटिविटी उनकी नज़र में इतनी है? नहीं, देखिए मैं चूँकि ऑफिशियल स्टांस तो मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ पे, और इस हवाले से कोई दफ्तर ख़ारजा ने हमें कोई गाइडलाइन भी अभी तक नहीं दी है। लेकिन मैं पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी है और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो हमेशा पुरअमन बुनियादों पे उसका वजूद कायम है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इन तमाम शिकायत के बावजूद बराह रास्त अफ़गानिस्तान की सरजमीन पे दाखिल होने की उनकी कोई ख्वाहिश है। मजबूरी एक अलग बात है कि जब बर्दाश्त से बात निकलती है तो फिर वो एक मजबूरी का अमल होता है। आपने देखा कि ईरान की तरफ से जब हमारी सरहदी खिलाफ वर्जी की गई तो उसका जवाब फिर पाकिस्तान ने दिया। ईरान के साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कि वो उस वाक़े के बाद दोबारा हम ताल्लुकात की एक नए दौर में दाखिल है और दोस्ताना ताल्लुकात हमारे कायम है। तो अगर खुदा न खास्ता इस किस्म की सिचुएशन आती है तो मैंने तो पहले ही बता दिया कि पाकिस्तान के पास अपने दिफा का हक महफूज है। लेकिन प्रायोरिटी जो पाकिस्तान की रियासत का अभी तक हमने सेंस लिया सिक्योरिटी सतह पे भी और सफारती सतह पे, हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि अपने अफगान बहन भाइयों के खिलाफ एग्रेशन दिखाए, वो ताकत का इस्तेमाल करे। इसलिए आखिरी हद तक मेरा ये अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि बातचीत से मसला हल हो, सफारतकारी से ये मसला हल हो। ये जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है ये इससे जुड़ा हुआ है। इस सिलसिले में पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को मुसलसल एंगेज करने की कोशिश कर रहा है और आलमी ज़मीर को जगाने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप आएँ, आप ईसाब का इतनी बड़ी फ़ौज शिकस्त खा के यहाँ से निकल गया और हमेशा से जब अफ़गानिस्तान में मगरिब को शिकस्त होती है उसका खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है, उसका खुमियाजा अफ़गानिस्तान के निहत्ते अवाम को भुगतना पड़ता है। अब जब नेटो वहाँ से निकला, नेटो की अफवाज वहाँ से चली गई तो $8 अरब का असलहा आप छोड़ के गए हैं। अब उस असलहे ने तो कहीं इस्तेमाल होना है, बिल्कुल वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, वो बाकी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, वो निहत्ते अफगान खवातीन, बूढ़े, बीमार बच्चों और उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका तो कम से कम आलमी बिरादरी इदराक करे। हमारा दर्द तो चले हमें समझ आती है, भाई आप अपने गंद को तो साफ करें। उस सिलसिले में यकीनी तौर पर पाकिस्तान तो अपना दिफा का हक महफूज रखता है, लेकिन बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी ये बनती है और इस सिलसिले में पाकिस्तान इंगेज कर रहा है। हाफिज़ साहब ने आपको बताया कि 3 जो कॉन्फ्रेंस हो चुकी है कतर की सरजमीन पे, मुसलसल दोहा जो डायलॉग के नाम से वो एक प्रोसेस चल रहा है। और आपके इल्म में होगा कि पिछले हफ्ते अफ़गानिस्तान के उबूरी वज़ीर ख़ारजा मुल्ला हसन अख़ुंद, अनस हक़ानी और अफ़गान इंटेलिजेंस के चीफ मुल्ला वसीक़, ये सारे गए थे। ये पिछले 1 महीने के दौरान आला अफ़गान हुक्काम का दूसरा दौरा था UAE का, और अमीर इमारात से वो मिले हैं और पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, कतर जैसे दोस्त ममालिक के ज़रिए अफ़गानिस्तान की क़यादत को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली भी उनको एंगेज कर रहा है। और ये जो सरहदों पे हमने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाई है, जो जिन जवानों की शहादत की और जिन अफसरान की शहादत की अभी आपने बात की, ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि पाकिस्तान अपने सरहदों को महफूज बनाने की कोशिश की है और हम एग्रेशन नहीं कर रहे। और
इलाकाई तौर पर, बैनुल-अक़वामी तौर पर हम अपनी सफारती क़ुव्वत को बरूकार लाते हुए अपनी सिक्योरिटी और जो फितनतुल ख़वारिज से जो निजात है उसका रास्ता तलाश कर रहे हैं। ठीक है, हमारी साहब बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और इस पे हम काम भी कर रहे हैं, बहुत तवज्जो भी दी जा रही है। इससे अब तक की जो सारी सिचुएशन है, कितना आप ये समझते हैं कि इसमें में फ़ायदा हुआ है, और अगर इसको मुकम्मल कर लिया जाए, इस पर और ज़्यादा फोकस किया जाए तो ज़्यादा हम इसे फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, ये अभी का मसला नहीं है, बड़ा पुराना है, और इसमें अगर आप पाकिस्तान की पोजीशन को समझें, एक तो हमने बड़े अरसे से जिस वक्त यहाँ पर इंटरनेशनल फोर्सेस थी तो उस वक्त से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम इस जो हमारा जो बॉर्डर है उसको हम फेंस करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। हमारी जो 6 ओपनिंग्स थी उसके ऊपर जो है बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब करके हम चाहते हैं कि जो वहाँ से या यहाँ जाती है आमदोरफ्त होती है दोनों साइडों पे, उसको हम एक डॉक्यूमेंटेड कर दें। अभी हाफिज़ साहब ने भी कहा, और दुनिया में कहीं भी आप देखें तो अब आपके पास दस्तावेज होनी चाहिए जिसकी बेसिस पे आप ट्रैवल करते हैं, क्योंकि दुनिया अब इस तरह की नहीं रही। तो ये हमारी रिक्वेस्ट रही और अभी भी है। बॉर्डर मैनेजमेंट जो है एक बड़ा पुराना इशू है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जो आपस में तजारत होती है, जो नकलो हरकत होती है उसके अंदर। अभी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशों के बाद, हाफिज़ साहब ने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमने कितनी ज़्यादा फेंस जो चेक पोस्ट ने अपनी तरफ से बनाई है ताकि उस नकलो हरकत को देखा जाए, मॉनिटर किया जाए। और फिर आपको ये भी देखना होगा कि अगर पिछले 3 साल का नहीं, अगर बड़ा पुराना डाटा निकालें तो इस वक्त भी जो सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान के अंदर से वहाँ के जो रेफ्यूजीज़ हैं, वहाँ की जो मेडिकल से रिलेटेड जो है, स्कूलों से रिलेटेड है, जो इमदाद पूरी दुनिया से वहाँ पे जा रही है, वो पाकिस्तान के ज़रिए जा रही है। तो हम एक तो उनके सबसे ज़्यादा करीबी हमसाया मुल्क भी हैं, दोस्त भी रहे हैं, हमायती भी रहे हैं अवाम के लिए। जो इशू हम सारे यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, वहाँ का जो मौजूदा सेटअप है, जो इस वक्त वहाँ पे डिस्पोजिशन है, उनकी अनविलिंगनेस 3 सालों के बाद, बावजूद उसके कि हमने उन 3 सालों में कोई कसर नहीं छोड़ रखी कि जो 40 मिलियन की आबादी है उसकी किसी तरह से ज़िंदगी बेहतर हो, उनकी तजारत बेहतर हो, उनकी अच्छा, अनविलिंगनेस के साथ डिवीजन भी मैटर करती है? आपको ये लगता है वो भी एक मसला है? अच्छा, उस तरह के तो बहुत सारे मसाइल हैं। डिवीजन भी है, वहाँ की लीडरशिप के आपस में इख्तलाफात भी एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन देखें हम चूंकि उनका अंदरूनी मामला है, वो उन्होंने सेटल करना है। आप एक एग्रीमेंट करके इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ आए हैं, इस वक्त आप, लेकिन हम फेस कर रहे हैं ना वो सारी मैं ये कह रहा हूँ, इस वक्त उसका सबसे बड़ा हमारे ऊपर हमायती मुल्क है, वो आपसे अपनी एक जो गुजारिश कर रहा है कि वहाँ से दहशतगर्दी, और ये हमारा सिर्फ मसला नहीं है, हम दुनिया की दहशतगर्दी की जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले मुल्क हैं। और इस वक्त भी जो है अपनी तरक्की की राह में जो एक रुकावट, एक बड़ी रुकावट है, वो उसको रोकने के लिए गुजारिशें कर रहे हैं। अगर वहाँ से ये बात नहीं आती, इवेंचुअली देखें, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट हमने अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ रखी, लेकिन जब आप अपनी उस हद से गुजर जाते हैं तो हक दफा या सेल्फ डिफेंस के अंदर जो है फिर वो कोई ऑप्शन नहीं रहती। लेकिन पाकिस्तान फिर भी रिस्ट्रेंट रहेगा ताकि वहाँ की अवाम, वहाँ के जो लोग, वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है उसको नुकसान ना हो। लेकिन अगर वहाँ का हुकूमत अगर इख्तियारात को जो है इस्तेमाल नहीं करती तो मेरा ख्याल है फिर कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगी। अल्लाह ना करे कि हम उस नहज पे जाएं, गवर्नमेंट फिर भी हमारे पास सबके ऑप्शन है। हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें। नेगोशिएशन से कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कोई बात आज वादा करेंगे, कल मुकर जाएंगे। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट, इकरार साहब कैटेगोरिकली एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, 35 साल मुझे हो गए इस फील्ड में। मैंने अखबार बहुत खुद पाँव पे कवर की हुई है 3 साल। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हमने अपने घोड़े तैयार रखने हैं, हमने अपनी तलवारें जो हैं वो अपनी तैयारी तो बस अपनी तैयारी करें, किसी पे ना छोड़ें। ठीक है, ये बड़ा अहम टॉपिक था नाज़रीन, जिसके हवाले से हम बात कर रहे थे, दहशतगर्दी के हवाले से, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से इस दहशतगर्दी के अफरीद से लड़ रही हैं, जिस तरह से इसका मुकाबला कर रही हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमें इस वक्त अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत की विलिंगनेस भी चाहिए, उनकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस भी चाहिए, ताकि हम इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकें और इससे बाहर निकल सकें। अभी आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा अहम टॉपिक है जिसके हवाले से हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि तमाम वजारतों और महकमों को डिजिटलाइज़ कर दिया जाए। डिजिटलाइजेशन से हुकूमत की कारकर्दगी में ऑब्वियसली बेहतरी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये पहले कहा था 27 मार्च 2024 को
कि सरकारी दफातर में ई ऑफिस के जल्द नफाज जो है वो उसका होना चाहिए, उसकी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी, लेकिन उस पर उस तेज़ी से काम नहीं हो पाया। तो आज इसके बाद उन्होंने अब उस पर काफ़ी तशवीश का भी इजहार किया है और 2 हफ्तों की उन्होंने मोहलत दी है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर तमाम वजारतें और डिवीजन्स को मैनुअल फाइलिंग सिस्टम से ई ऑफिस ई फाइलिंग पर फौरी तौर पर मुंतकिल कर दिया जाए। कुछ इदारे ऐसे हैं जो उनको रिपोर्ट दी गई है 3 वजारतों के हवाले से कि वहाँ पर काम हो रहा है, लेकिन 5 में तो बिल्कुल नहीं हो रहा। वजारत IT एंड टेलीकॉम और वजारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक जो है वो इस वक्त 85% ई ऑफिस का इस्तेमाल कर रही है। मगर वो रिजॉल्व, वो रिजिलियंस, वो डिटर्मिनेशन वो ख़त्म नहीं होती। तो वजह ये थी कि वो ज़मीन तंग कर दी गई थी इस खित्ते के मुसलमानों के ऊपर। और आप अगर देखें तो कायद आज़म के साथ तब भी पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की थी। मैं इसीलिए कहता हूं कि नौजवानों ने ये मुल्क बनाया था और इंशाअल्लाह ताला नौजवान ये मुल्क बचाएंगे अल्लाह ताला के फजल से। और जो मैंने हिजरत की बात की, एक हिजरत हुई थी तारीख के अंदर, मक्का से मदीना हुई थी। उस हिजरत से भी हम बखूबी वाकिफ हैं। और एक हिजरत बरे सगीर के मुसलमानों ने की, मशरिकी बॉर्डर के उस पार से मगरिब की तरफ आए। और ये कह देना बहुत आसान है, मगर 12 लाख लोग जिंदगी की बाजी हार गए बॉर्डर क्रॉस करते करते। इट्स वेरी इजी टू स्टैंड हियर एंड से कि ये 12 लाख लोगों के खून के ऊपर ये मुल्क बना है, उन 12 लाख लोगों की कुर्बानियों के ऊपर ये मुल्क बना है। मगर कभी वो मंजर आप इमेजिन करें कि जब ट्रेन की बोगियां यहां पे आई और वो लाशों से लथपथ थी। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो खानदान में अकेला फर्द बचा, और जस्ट इमेजिन फॉर वन मोमेंट टू विटनेस योर होल फैमिली बीइंग स्लॉटेड इन फ्रंट ऑफ योर आइज। तो ये जो सैक्रिफाइस है ना, और ये हिजरत सैक्रिफाइस के साथ लिंक्ड है, क्योंकि हिजरत का पहला कंपोनेंट है अपने घर बार को छोड़ना, और अपने घर बार को, अपने बिलोंगिंग्स को, अपनी पोजेशंस को छोड़ के आंखों में ख्वाब बसाए एक नए देश में जाना। तो सिर्फ ये सोचें कि ये जो स्ट्रगल है हिजरत से लिंक्ड, ये कितनी मुश्किल है। और जब ये कुर्बानियां आप देखें, अगर जान की लोग बाजी हार गए, ये 12 लाख लोग जो शहीद हुए इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और जो ख़वातीन के साथ वाक़यात पेश आए और जो ज़्यादती के वाक़यात पेश आए, उसकी भी आपको तारीख़ में नज़ीर नहीं मिलेगी। मगर आप देखें कि ये मुल्क 27वीं रमज़ान की शब मार्ज़ वजूद में आया, लैलतुल क़दर की रात ये मार्ज़ वजूद में आया। तो अल्लाह ताला ने जो मुबारक रात चुनी इस मुल्क को आज़ादी देने की, मेरे ईमान का हिस्सा, और मैं इस बात को दिल से मानता हूँ कि ये इस बात की दलील है कि इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क ने तरक्की करनी है। और ताकि तेज़ी से दुनिया में राइज हो रहा है। पाकिस्तान ने इससे पहले भी बहुत कामयाब तजर्बे किए हैं। हम देखें आज से कुछ दहाइयाँ पहले अगर नादरा के सिस्टम पे आप नज़र डालें और अब की आप डालें, डिजिटलाइजेशन ने कितनी आसानी लाई है। पाकिस्तान के पासपोर्ट का निज़ाम देखिए, ये चंद मिसालें हैं हमारे सामने। जो मोटरवे पे जो एक निज़ाम राइज है, जो ई टैगिंग है, जो और सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स है, ये तमाम हमारे यहाँ कामयाब मिसालें हैं। देखिए ई गवर्नमेंट के कुछ बुनियादी फ़ायदे क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो हमें फ़ायदा है कि ई गवर्नमेंट में
तमाम महकमों की मालूमात और उसकी कारकर्दगी जो है वो आवाम के सामने बहुत एक्सेसिबल होती है, आवाम और हुक्काम दोनों के सामने, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रहती। दूसरी बात ये है कि शफाफियत, आपके तमाम काम और आपके जो ऑपरेशंस होते हैं इदारों में वो आपके सामने एक स्क्रीन और एक क्लिक पे आप देख सकते हैं, जज़ा और सज़ा का अमल आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। तीसरा इसमें यह है कि बचत है, ये बहुत बड़ी बचत है, रिसोर्सेज की भी बचत है, HR की भी बचत है। आप अगर फाइलों के दत्ते लेके फिरते हैं, सुर्ख फीते के शिकार जो काम है उससे आपकी निजात मिल सकती है। और इसके अलावा भी 200 हम अगर आपके पास वक्त कम है 200 फ़ायदे इसके गंवा सकते हैं। हुकूमत ने एक स्टेप लिया है, गोचे ये बहुत बड़ा टास्क है, ये छोटा टास्क नहीं है। अगर हम चंद एक इदारों को भी कर सके इस दौर, ये जो मौजूदा दौरी हुकूमत है, तो वो भी एक बड़ी बात है। लेकिन चले एक आगाज़ तो हो गया है। हमें उम्मीद है कि ये हुकूमत जिस तरह कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से इनकी बड़ी संजीदगी रहती है, तो इसमें भी काफ़ी पेशरफ्त है। लेकिन ये हर लिहाज से अवामी सतह पे, सियासी सतह पे, इंतज़ामी सतह पे, माली सतह पे और बैनुल-अक़वामी सतह पे, हर सतह पे इसकी अहमियत और अफादियत है। ठीक है हुमायूं साहब, क्यों ज़रूरी है ख़ास तौर पर हमारे जैसे ममालिक के लिए? हमारे बड़े चैलेंजेस हैं, हमारे अखराजात भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप ऑफिस की तरफ आ जाते हैं तो इसमें आपके अखराजात भी बचेंगे, बहुत सारी चीज़ें, आपकी एनर्जी जो वेस्ट होती हैं उससे भी फ़ायदा होगा। जी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी का आंसर जो इसमें आएगा, इफेक्टिवनेस का और एफिशिएंसी का जो आएगा होगी। और ये अगर आपको याद हो तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जिस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, ये उस वक्त के उनके आइडियाज़ थे। उन्होंने लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज और डिजिटाइज किया था। 2015-16 की मैं बात कर रहा हूँ। रावलपिंडी से ये स्टार्ट हुआ था पहला पायलट प्रोजेक्ट, और उसकी रीज़न यही थी कि यहाँ पे आपको पता है प्रॉपर्टी के किस किस के मसाइल होते हैं, तो अगर आप वो जो है ना पटवारी और गिरदावर और उन चीज़ों से निकलते तो लोगों को उनके हकूक, अभी हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अपने हकूक देने की बात कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, उसमें उनका एक बहुत बड़ा जो गिला है कि उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो उनमें सिक्योर नहीं होती। तो अगर आपकी ट्रांसपेरेंसी इस चीज़ से आती है तो आप अंदाज़ा करें कि इसके जो मल्टीपल इफेक्ट होंगे कि लोगों की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आना, बाहर से जो लोग हम अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो मेरा ख्याल है इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर ये कंटिन्यू रहे और हर डिपार्टमेंट इसको वो करे। एक अच्छा, फिर हम क्लाइमेट चेंज की भी बात करें, जो कागज़ का बेदाजा इस्तेमाल, बिजली का, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसका आंसर होता है जब आप पेपर वर्क करते हैं। फिर वो जो फाइलें हैं वो जो गुम जाती हैं और वो उनको जो घुमाया जाता है उनसे जान छूटेगी। तो मेरा ख्याल है ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और लोगों को जो फ़ायदा होगा वो उसका तो कोई नेमल बदल नहीं है। सही है। इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं आगा साहब? बड़ी प्यारी हुमायूं साहब ने बात की, वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। पहले बता दूँ 14 अगस्त 1997 जब प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब ने लॉन्च की थी पाकिस्तान वेबसाइट, उस दिन उन्होंने पहली दफ़ा कहा था कि हम गवर्नेंस की तरफ जाएंगे। तो जब भी PML आई है उन्होंने कोशिश तो यही की है। बड़ी प्यारी बात की हुमायूं साहब ने। देयर आर 2 पार्ट्स, गवर्नेंस और ऑफिस। गवर्नेंस में तो हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। आपको तमाम टेंडर शेंडर जो भी इंफॉर्मेशन है आपको मिल जाएंगी। ऑफिस से हम भाग रहे हैं, क्योंकि ऑफिस में जब एक दफ़ा फाइल जिस दिन आई है ना एक अफसर के पास, उस पर टाइम और डेट तक होगी और उस पर जो डिसीजन हुआ वो भी लिखा होगा, वो रिवर्ट नहीं हो सकता डिसीजन। ये नहीं है कि फाइल यहाँ पे फाइलें जब आती है ना तो एक खाना छोड़ा जाता है बीच में ताकि वो फाइल को जब रिसाइकल करना हो, उस पर नए ऑर्डर करने हो, तो वो जो एक स्पेस छोड़ी होती है ना उसमें नई डेट डाली जाती है। वहाँ ये हो नहीं सकता है। तो गवर्नेंस में तो हम कामयाब हो चुके हुए हैं, ऑफिस में देखने का हो गया। ठीक है, ये चैलेंज है, ये मुश्किल है, इसमें विलिंगनेस की जरूरत है। सही कहा। बहुत शुक्रिया हाफिज साहिर खलील साहब, रशीद साफी साहब, हुमायूं खान साहब और आगा इकरार हारून साहब मेरे साथ मौजूद थे। और जो डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, ऑफिस की बात हो रही है, यकीनन इसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा, बहुत फ़ायदा होगा आवाम को भी, ओवरऑल भी। देखें बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और इस पर काम करना। वज़ीर आज़म साहब ने 2 हफ्ते का टाइम दिया, देखें इस पर हम दोबारा भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।